टू माय यूट्यूब चैनल। और ये फोटोशॉप का क्लास 4 है जिसमें हम मार्को टूल, लासो टूल और मैजिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मूव टूल किस तरीके से प्रॉपरली काम करता है। आप प्लेलिस्ट ब्रीज करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करूंगा और एक नया फाइल क्रिएट करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड और माउस की एक्टिविटी को। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद इसमें एक सिलेक्शन बनाएंगे हम। सिलेक्शन बनाने के लिए मार्को टूल हमें सेलेक्ट करना होगा और इसके लिए मैं कीबोर्ड से M प्रेस करूंगा और ये वाला टूल मेरा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टूल काम करता है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके उस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइट बढ़ाना या कलर बैलेंसिंग करना या उस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ पेंटिंग करना या उसको कॉपी करके और कहीं और पेस्ट करना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। इस तरह से हम बहुत सारे काम सिलेक्शन बनाकर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन बनाने के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जिसमें हम एक क्यूब की तरह इसको सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद इसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन मिलता है, जिसको अगर हम राउंड शेप में कोई सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है, इस वाले टूल का यूज हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। एक रॉ में आने वाली सिंगल पिक्सल्स की एक लाइन क्रिएट करता है ये। इस तरीके से एक सिलेक्शन बना सकते हैं आप, जो कि सिंगल पिक्सल का रहेगा। इसी तरह से अगर आप कॉलम डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अगले टूल का यूज कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेंगे और ये भी सिंगल पिक्सल का एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है और इसके थ्रू हम कॉलम डिजाइन कर सकते हैं। आइए इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही आप सिलेक्शन बनाएंगे तो देखेंगे कि इसके साथ ही एक ब्लैक बॉक्स भी चल रहा है, जो इस सिलेक्शन की विड्थ और हाइट को बताता है। हमने कितने एरिया को सेलेक्ट किया है वो इस ब्लैक वाले बॉक्स पर दिखते रहेगा। जैसे ही मैं इसके हाइट को बढ़ाता हूं तो ब्लैक बॉक्स में जो H लिखा हुआ है उसका नंबर बढ़ जाता है और इसको जब मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जो W वाला नंबर है वो बढ़ जाता है। यानी कि हमारा जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये हमारा मेजरिंग बॉक्स है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने कितने एरिया को सेलेक्ट करके रखा है और हमें कितना सिलेक्शन बनाना है ये हम इस मेजर बॉक्स में देखकर और समझ सकते हैं। अब अगर मैं एक ऐसा सिलेक्शन बनाना चाहूँ जिसमें इसकी विड्थ और हाइट इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए मैं अगर इस तरीके से ड्रैग करके बनाना चाहूँ तो थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। जब आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से जब सिलेक्शन बनाएंगे तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल इक्वल रहेगी। आप ब्लैक वाले बॉक्स में देख सकते हैं इसके नंबर को और आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपरली एक क्यूब की तरह बनता है। अगर आप अपने माउस को रॉन्ग साइड में भी लेकर जाएंगे फिर भी आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपरली होगा। आपका सिलेक्शन ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो ये फिक्स रेशो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं और ये वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके यहाँ से एक फिक्स वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 by 1 देते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर क्यूब बनने वाला है। इनकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें अगर आप कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम इसकी वैल्यू 1 by 1 रख कर और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। और अभी मैंने शिफ्ट को होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर क्यूब बन के आ रहा है। इसमें विड्थ एंड हाइट की जो वैल्यू है वो सेम है। आप छोटा या बड़ा करने के साथ माउस को किसी अदर पोजीशन में भी अगर लेकर जाते हैं तो भी इसकी वैल्यू बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप कितने भी क्यूब बना लें, इसकी वैल्यू जो है ऊपर विड्थ और हाइट की वैल्यू सेम रहने वाली है। यानी कि अगर आप एक फिक्स रेशो में सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसी सिलेक्शन में अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो शिफ्ट को भी होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों सेम काम करते हैं। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तो भी ये वाला ऑटोमेटिक तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। अब अगर मैं इसमें अल्ट होल्ड करके रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट हो जाता है अगर मैं अल्ट होल्ड करके रखूँगा तो। और इसके साथ ही इस जगह अगर मैं अपने सिलेक्शन को माइनस करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं उसके ऊपर लेकर जाऊँगा और छोड़ूंगा तो ये देखिए इस तरीके से कट हो गया है। यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन कट हो जाता है।
तो यानी अगर आप सिलेक्शन को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्ट को होल्ड करके और जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है उसको आप कम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है इसको आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सिलेक्शन बनाएंगे और उसमें कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और ये फिक्स रेशो में आ रहा है, इसलिए मैं इसको रेशो चेंज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसका हम रेशो रख देते हैं 1/2 और यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर दूँगा। और जो मेरा सिलेक्शन है ये अभी वर्टिकल में हो गया है, यानी इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है और विड्थ जो है इसकी कम है। इस तरीके से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इसमें आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं इस सिलेक्शन के अंदर में। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रे कलर यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो अभी दोनों में जैसे मेरा ग्रे कलर आ गया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसमें मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसमें ब्लू कर लेते हैं। तो अब मेरे पास इसमें ब्लू आ चुका है और इसमें ग्रे आ चुका है। इसमें मैं अल्ट के साथ जब बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो मेरे सिलेक्शन के अंदर फिल हो जाता है। और ये एक सिलेक्शन बना लेने के बाद मैं एक और सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ इसी के साइज़ में, जितना साइज़ इसका है उसी साइज़ में बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे पता करना होगा कि इसकी साइज़ क्या है। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करूँगा और इसमें एक स्केल ऐड करूँगा। जब आप Ctrl+R प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास स्केल आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्सल्स लिख के आएगा और इंचेस में भी आप इसको कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और इस तरीके से अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप किसी में भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये मेजरिंग के लिए है। तो यहाँ पास हम इंचेस सेलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में आप जब यहाँ से ड्रैग करके और नीचे लेकर आएंगे, इस तरह से ड्रैग कर जब आप नीचे लाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आता है जो कि हमें मेजर करने के लिए काम आता है। और ये लाइन हमें प्रिंट में नहीं दिखने वाला है और ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में मेजर करने के लिए दिखने वाला है। तो एक और लाइन हम लेकर आ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे नीचे साइड में इसको रख देते हैं। इससे जब हम दूसरा सिलेक्शन बनाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस वाले सिलेक्शन के साइज़ का। तो इस वाले लाइन को देखते हुए हम एक और सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ नीचे तक, और इन दोनों सिलेक्शन की साइज बराबर हो चुका है। इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो दोनों ही सेम है, क्योंकि हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था। और अगर ये लाइन ड्रॉ हमारे पास नहीं होता तो हमें ये बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता। इसके साथ ही अगर आप अपने सिलेक्शन की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं कि आपने कितने एरिया को सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने इस वाले को तो फिक्स करके रखा था, लेकिन अगर ये मेरा फिक्स नहीं होता तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम विंडो पर जाएंगे और यहाँ पे आपको इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप जहाँ भी अपने माउस को मूव करवाएंगे वो आपका शो करते रहेगा इस जगह पर, और आपने कितना सिलेक्शन कर रखा है वो भी शो करते रहेगा। और इस तरह से आपके माउस का जो लोकेशन है उसको ट्रैक करता है और आपके सिलेक्शन को ट्रैक करता है। ये हम इसी सिलेक्शन को राइट साइड में भी मूव करवा सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो इस सिलेक्शन को मैं ड्रैग कर सकता हूँ और इसके बाद इसमें मैं एक और बार कलर फिल कर सकता हूँ दूसरी जगह पर ले जाकर भी। आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। और अल्ट को होल्ड करते हुए जब मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पास भी मेरा कलर जो है फिल हो जाता है। और इस तरह से आप पुराने बनाए हुए सिलेक्शन को भी मूव करवा के और उसका यूज कर सकते हैं दोबारा से। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बीच में एक और सिलेक्शन बनाऊँ और इसको मैं हॉरिजॉन्टल में बनाना चाहूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 कर दूँगा और इस तरफ 1 की जगह मैं 2 कर दूँगा और मेरा जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से मैं एक और सिलेक्शन बनाता हूँ और इसमें मैं अभी जो मेरा बैकग्राउंड कलर है यानी ब्लू कलर, वो कलर मैं इसमें फिल करना चाहूँगा। इसके लिए शिफ्ट को होल्ड करते हुए और बैक स्पेस प्रेस करूँगा और मेरा जो ब्लू कलर है वो इसमें फिल हो चुका है।
अब इस ब्लू कलर के अंदर में मैं एक और सिलेक्शन बनाना चाहूँगा। उसके लिए मैं मार्कर टूल को ही इस तरीके से ड्रैग करता हूँ और जो मेरा फिक्स रेशियो है उसको मुझे ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैं एक लंबी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जो फिक्स रेशियो है उसको ख़त्म कर दूँगा और एक लंबी लाइन ड्रॉ करूँगा। ये सिलेक्शन जो है हमें सिर्फ कलर फिल करने के काम नहीं आता है, इसके साथ ही हम इसमें और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसमें कलर बैलेंसिंग करना हो या लाइट एडजस्टमेंट करना हो, तो जैसे लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए मैं कंट्रोल L प्रेस करूँगा और इसके साथ जब मैं ये बीच वाले को बढ़ाता हूँ तो जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट करके रखा है सिर्फ उसी एरिया के अंदर मेरा जो लाइट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी एरिया में अगर मैं कुछ और भी काम करना चाहूँ तो जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है उसी के अंदर, क्योंकि आउटसाइड में ये काम नहीं करेगा। अगर मैं कंट्रोल B प्रेस करता हूँ और इसमें कलर बैलेंसिंग भी करना चाहूँ तो इस तरह से जब मैं ह्यू वाला जो ऑप्शन है उसको चेंज करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन है उसके अंदर का कलर चेंज हो जाता है। यानी कि पूरे कैनवास में अगर आप किसी एक जगह पर काम करना चाहते हैं तो उस एरिया का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और इस तरीके से आप सिर्फ उसी एरिया में यानी कि सिलेक्टेड एरिया में आप अपने वर्क को कर सकते हैं। वो आपका जो काम है वो पूरे एरिया में नहीं होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है सिर्फ उसी के अंदर आपका जो काम है वो होगा। जैसे कि अगर मैं इसमें ब्रश टूल भी चलाना चाहूँ, मैं इसमें कोई और कलर ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और अगर मैं ब्रश टूल भी इसमें चलाता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ब्रश टूल है मेरा सिर्फ सिलेक्शन के अंदर काम कर रहा है। सिलेक्शन के बाहर अगर मैं ब्रश टूल लेकर भी जा रहा हूँ तो उस जगह पर मेरा ब्रश टूल किसी प्रकार से काम नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मार्कर टूल से अगर कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाहर अगर आप काम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको डिसेलेक्ट नहीं कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एलिप्टिकल मार्कर टूल और इसमें हम एक राउंड शेप क्रिएट कर सकते हैं इस टूल को सेलेक्ट करके। और इसके लिए मैं इस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं, जब मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो एक सिलेक्शन बनता है जो कि राउंड शेप में होता है। अगर इसकी भी वेट और हाइट आप सेम रखना चाहते हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने उस वाले ऑप्शन पर देखा था, और आप एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। मैं सेंटर में एक सर्कल बनाना चाहूँगा और इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें कोई एक कलर फिल करते हैं। इसके लिए मैं कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने रेड कलर चूज़ किया और अल्ट के साथ जब मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरा कलर फिल हो जाता है इस पर। मैं इसी सिलेक्शन को राइट साइड में मूव करवाता हूँ और यहाँ पास भी मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड करके बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इस पर भी कलर फिल कर देता हूँ। हमने 2 सर्कल क्रिएट किए, उसके बाद उनमें कलर फिल कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि इनका अलाइनमेंट सही है या नहीं है। इसकी सही अलाइनमेंट पता करने के लिए हम ऊपर से एक लाइन लेकर आते हैं, ये वाला। यहाँ से हम एक लाइन लेकर आएंगे और इस तरीके से रख कर देखते हैं सही है, और इसको हम अभी हटा देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा अलाइनमेंट सही है या नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट सही होगा तभी हमारा जो काम है वो परफेक्ट लगता है। अब ये जो हमारा सर्कल है इसको हम एक बॉल का रूप देना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस जगह जो हमारे सर्कल है इसका जो सेंटर है उसमें एक लाइट क्रिएट हो, वो एरिया लाइट रहे और बाकी एरिया जो है थोड़ी सी डार्क रहे। तो इस बीच वाले एरिया को उभरा हुआ बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इस सिलेक्शन को एडजस्ट कर लेंगे, और इस तरीके सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल L प्रेस करूँगा और जो लाइट है इसकी वो इंक्रीज करूँगा मैं। लाइट इंक्रीज करने पर हमारा जो वो एरिया है जो हमने सेलेक्ट करके रखा है उसके अंदर लाइट बढ़ चुका है और बाकी एरिया रेड हो गया है, और ये एरिया जो हमारा है सिलेक्शन वाला एरिया ये पिंक हो गया है। लेकिन मैं ऐसा सिलेक्शन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रॉपर हमारा जो कलर हो वो मिक्स हो जाए। सिलेक्शन को मिक्स करने के लिए हमें यहाँ पास फेदर देना होगा। जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है और जो सिलेक्शन के बाहर का एरिया है उन दोनों के बीच एक मिक्सअप क्रिएट होता है फेदर देने से, जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को उभरा हुआ दिखा सकते हैं। मार्कर टूल को सिलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पास आपका फेदर का एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें कुछ वैल्यू देना पड़ता है, और यहाँ पास आप वैल्यू देकर और फेदर क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पास ओके कर देता हूँ और
अब जब मैं इसमें लाइट बढ़ाना चाहूँगा कंट्रोल L प्रेस करके, तो देखिए हमारा जो बाहर का एरिया है और सिलेक्टेड एरिया है वो दोनों मिक्स हो रहा है। अभी जो एक प्रॉपर हार्ड लाइन आता था वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहूँगा। तो उसके लिए फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा और इसमें जो फेदर की वैल्यू है उसको मैं अभी बढ़ा दूँगा। और जब मैं दोबारा इसमें कंट्रोल L प्रेस करूँगा और अपना जो हार्डनेस है उसको बढ़ा रहा हूँ, लाइट को बढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिक्स होकर मेरा लाइट बढ़ रहा है। यानी कि जो सिलेक्टेड एरिया था और उसके आउटसाइड का एरिया था, उन दोनों के बीच एक सॉफ्टनेस क्रिएट हुआ है और वो प्रॉपर मिक्स हो जा रहे हैं। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाऊंगा, इसको मैं प्रॉपर एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद फेदर दूंगा। इसमें फेदर की वैल्यू ज़्यादा रखूँगा और इसके बाद जब मैं कंट्रोल L प्रेस करूँगा और इसका लाइट एडजस्टमेंट करूँगा, तो इस बार हमने कंट्रोल अल्ट के साथ L प्रेस किया है, इसलिए जो मैंने पिछली बार लाइट बढ़ाया था उतना ही लाइट मेरा इस बार बढ़ चुका है ऑटोमेटिक तरीके से। और जो जितना इसमें मिक्स हुआ था सेम टू सेम कलर जो है ये वाले में फिल हो गया है मेरा। अगर मैं इसको कंट्रोल L बस प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा लाइट जो है अभी नहीं बढ़ा हुआ है, मतलब कि इसको मुझे मैनुअली बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल अल्ट के साथ इसको L प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक तरीके से उस सेलेक्टेड एरिया में प्रॉपर उतना ही लाइट बढ़ा देता है जितना कि मैंने पिछले वाले में बढ़ाया था। यानी कि आप कंट्रोल के साथ जब अल्ट होल्ड करके रखेंगे तो आप पिछले वाले जो काम किए होंगे उसको आप कॉपी करके और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट कर सकते हैं। इलिप्टिकल मार्की टूल के सारे ऑप्शंस रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह ही काम करते हैं। जिस तरह से रेक्टेंगुलर मार्की टूल में ये ऑप्शंस काम करते थे इस वाले में, उसी तरह से बाकी के ऑप्शंस भी इसमें वैसा ही काम करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे एक एंटी एलियास का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पास एक सिलेक्शन बनाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैं इस बार एक लेयर बनाऊंगा और मैं न्यू लेयर पर सिलेक्शन बनाऊंगा। इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ N भी प्रेस कर सकते हैं और मैं यहाँ पास शिफ्ट को होल्ड करते हुए एक सर्कल बनाता हूँ। जब आप इसमें कलर फिल करना चाहेंगे तो आप जब कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके और इसमें बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कोई भी कलर इसमें फिल नहीं होगा, भले आप उसमें बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहें या फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहें। तो इसके लिए ओनली शिफ्ट होल्ड करेंगे तो इसमें जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो फिल हो जाएगा। ये वाला सर्कल जो हमने अभी क्रिएट किया है ये हमें पहले की तरह ही नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ये वाले सर्कल में और ये वाले सर्कल में हमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ फेक पिक्सल्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पास एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे 100% कलर फिल हुआ है 100% ऑपेसिटी के साथ। और अगर यहाँ पे आप देखें तो इसकी ऑपेसिटी कुछ कम हो गई है, फिर इधर जाएंगे तो थोड़ी सी और ऑपेसिटी इसकी कम हो गई है। इसी तरीके से यहाँ बिल्कुल वाइट हो गया है। तो इसकी ऑपेसिटी जो है ये अपने हिसाब से फिल कर रहा है, हमारे सिलेक्शन के हिसाब से फिल नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ कॉर्नर पर देखें तो इधर का एरिया जो है ये सिलेक्शन हमारा यहाँ तक ही बना है, लेकिन सिलेक्शन के बाहर भी इसने कलर फिल किया हुआ है। तो ये जो बाहर तक कलर फिल करता है यही एंटी एलियास कहलाता है। मैं उदाहरण के लिए एक और सर्कल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि एंटी एलियास है, इसमें मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पास मैं एक और सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ दोबारा से, और अभी जो मेरा एंटी एलियास है वो अनचेक है। और अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ और आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल में काफ़ी डिफरेंस है। जिसमें हमारा ये वाला अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे जितने एरिया में हमने सिलेक्शन बना के रखा हुआ है उतने एरिया में ही 100% ऑपेसिटी के साथ ये कलर फिल कर दिया है। जबकि अगर एंटी एलियास वाले में जाता हूँ तो इसमें ऑपेसिटी कम करके भी कई जगह पर कलर फिल किया है। जो पिक्सल सेलेक्ट नहीं थे उसके आसपास के एरिया में भी कम ऑपेसिटी के साथ कलर फिल किया हुआ है। जब आप विदाउट एंटी एलियास काम करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट आता है जो आपके सामने है। यानी कि जितने पिक्सल्स सेलेक्टेड होंगे आपके उतने पिक्सल्स में 100% ऑपेसिटी के साथ कलर फिल करता है। यानी कि जो सिलेक्शन के बाद भी ये फेक पिक्सल्स क्रिएट करता है जिनमें कलर फिल कर देता है कुछ कम ऑपेसिटी के साथ, वही हमारा एंटी एलियास कहलाता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ भी फिक्स रेशियो में काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं फिक्स रेशियो करता हूँ, फिक्स साइज करता हूँ या कुछ भी,
और उसी फिक्स रेशियो में आप बहुत सारे सर्कल बनाकर और उनमें कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद मार्कर टूल में और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूं तो तीसरे नंबर पर आता है ये वाला टूल, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इधर मैं अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे कि ये वाली लाइन जो दिख रही है हमारी, इसी की तरह मैं एक लाइन यहाँ पे प्रिंटिंग में लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस तरह का एक आप सिलेक्शन बनाकर उसमें जब कलर फिल करेंगे तो वो प्रिंट में भी दिखेगा, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं और कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई वर्टिकल लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेम ये पिछले ऑप्शन की तरह ही काम करता है। 1 पिक्सल का एक सिलेक्शन बनाता है ऊपर से लेकर नीचे तक आपके डॉक्यूमेंट में, और उसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह की जो स्ट्रेट लाइन है वो हम रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो लाइन तो ड्रॉ हो जाता है, लेकिन 1 बाई 1 पिक्सल्स को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें काफ़ी सारे पिक्सल्स सेलेक्ट हो जाते हैं और एक पतली सी लाइन हमारे पास ड्रॉ नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि स्कूल्स में यूज होती हैं जो कॉपीज़, नोटबुक, उनमें इस तरह की लाइन होती हैं बहुत सारी। और अगर हम लेज़र्स को देखें, लेज़र डिज़ाइन करना चाहें तो उसमें भी इस तरह की लाइन होती हैं। तो इस तरह की जो लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड करते हुए आप एम प्रेस करेंगे और इलिप्टिकल मार्कर टूल और रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इन दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट के 2 ऑप्शन हैं इनमें आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एडोबी वालों ने शायद इनको ज़रूरी नहीं समझा, और इनका यूज वैसे बहुत रेयर कंडीशन में होता है, इसलिए शायद इनको इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मार्कर टूल किस तरीके से काम करता है, मार्कर टूल के कितने ऑप्शंस हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। मार्कर टूल का यूज करके मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसको आप देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, और उसको आप देख के सीख सकते हैं कि मार्कर टूल का यूज किस तरीके से कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लासो टूल के बारे में, मैजिक टूल के बारे में बात करेंगे, इसके साथ ही क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।